हम लोग बात करने वाले थे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इस पर बात होने वाली थी। राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 123 और राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 213। शक्तियां दी क्यों गई थी? शक्तियां दी जाती हैं हमेशा ठीक काम करने के लिए, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग किस कदर होता है ये अनुच्छेद 213 जब पढ़ा जाता है तभी पता लगता है। अनुच्छेद 213 जब बिहार के विशेष संदर्भों में पढ़ते हैं तो मुकदमा आता है वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड जिस पृष्ठभूमि में हुआ है, इस पृष्ठभूमि को जो अगर समझेंगे तो दिखाई देगा कि किस कदर कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रावधानों का दुरुपयोग उनके द्वारा किया गया जो आजकल संविधान बचा रहे हैं। 1967 इससे लेकर 1981 तक 250 से ऊपर ऑर्डिनेंस ये जारी किए गए और उनकी जो अवधि रही है 1 से 14 साल, 1 साल से लेकर 14 साल तक, यानी लगातार ऑर्डिनेंसेस को पुनर्प्रख्यापित किया गया है। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो इसलिए दी गई कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो और लेजिस्लेचर का सम्मन हो पाना या लेजिस्लेचर का मिल पाना ये असंभव हो, तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून में जो गैप है इसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन उसका दुरुपयोग इस कदर किया गया है कि 14 वर्ष 14 साल सिर्फ ऑर्डिनेंस से काम चलाया गया। 213 देखेंगे तो 213 ये कहेगा कि कोई अध्यादेश ये सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 7.5 महीने, ये 123 में जब अध्यादेश पढ़ा था तब भी था कि क्या है कि पार्लियामेंट के सेशन ये चलते हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट की दशा में स्थिति क्या थी कि संसद के 2 सदन थे और संसद के दोनों सदन जब तक सहमत नहीं हो जाते तब तक कानून का निर्माण असंभव था और संसद के सदन हर समय नहीं चलते और कानून की जरूरत कभी भी हो सकती है, क्योंकि सरकार के साथ बाध्यता है कि वो कानून के मुताबिक ही फंक्शन कर सकती है। अगर कानून नहीं तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करेगी कानून के मुताबिक। और अगर किसी समय कानून की जरूरत पड़ गई, देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उस स्थिति से निपटने के लिए कानून चाहिए ताकि सरकार अपने कामकाज को चला सके, और उस समय संसद के सत्र ये चल नहीं रहे, ऐसी दशाओं के लिए अध्यादेश ये एक चीज रखी गई कि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। और सेम यही सिचुएशन स्टेट में है। अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, विधानमंडल के 2 सदन है, तो विधानमंडल के दोनों सदन ये पारित करें कानून को। यद्यपि केंद्र में ज्वाइंट सेशन जैसी व्यवस्था है, स्टेट लेवल पर ज्वाइंट सेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं। केंद्र में राज्यसभा किसी भी विधायी प्रस्ताव को, वित्तीय प्रस्ताव वो बस न हो तो फिर अनंत समय रोक सकती है, लेकिन जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, विधान परिषद की दशा में अधिकतम 3 महीने रोका जा सकता है। वहां अगर राज्यसभा असहमत रहेगी तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। यहां विधान परिषद अगर असहमत होती भी है तो भी विधानसभा ये अपर हैंड में रहेगी और विधानसभा जिस रूप में चाहेगी उस रूप में कानून बन जाएगा। तो ये अंतर जरूर है, लेकिन सामान्य जो कानून बनने की प्रक्रिया है वो यही है कि विधायिका इसके द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर यह सिद्धांत अपनाया है। न्याय निर्णय न्यायपालिका के पास,
देश का सामान्य प्रशासन कार्यपालिका यानी सरकार के पास है, और विधायन की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर की है। और लेजिस्लेचर में जब कानून बनता है तो वहां 3 चरण कानून बनने के होते हैं, और जब 3 चरणों में कानून बनता है तो मास स्केल पर उस पर डिस्कशन जनता के बीच यहां भी होता है, और हाउस के दोनों सदनों में वहां भी चलता है, सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, यानी खूब विचार विमर्श होकर के ही कानून बनता है। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि सरकार हमेशा विधायिका में इस स्थिति में होती है कि वो जो चाहे सो कानून पारित करा ले, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अंततः सरकार को चुनावों में आना है, इसलिए सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि मॉस स्केल पर उसके कार्यों की आलोचना हो। तो अगर वो कोई कानून इस ढंग का लाएगी तो कानून बनने में जितना समय लगेगा उतने समय में जो विभिन्न माध्यम है अभिव्यक्ति के, उन पर लगातार चर्चा चलेगी, और जब लगातार चर्चा चलेगी तो सरकार के कार्यों की आलोचना होगी, सरकार के अगर कानून गलत है तो। और सरकार एक ऐसे कानून को जो कानून नहीं बनना चाहिए उसे पारित करने से पीछे हटेगी। और लेजिस्लेचर में अपोजिशन ये भी मौजूद होता है, वहां अपोजिशन के लोग सवाल उठाएंगे सरकार के कामों पर, तो वहां अगर कानून बनाने की कोशिश होती है तो यह सही है कि अंततः सरकार जीत जाएगी। लेकिन फिर भी जीत पाना इतना आसान नहीं है, और वहां फजीहत ये लगातार होगी। इसलिए सरकार के ऊपर एक नियंत्रण ये दिखाई देता है। लेकिन जहां तक अध्यादेश की बात, हम लोगों ने राष्ट्रपति के संदर्भों में देखा था कि अध्यादेश उसका बल और प्रभाव बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कानून का है। माना यह जाएगा मानो कानून बन गया, और अध्यादेश ये जारी कौन करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल। उनके संबंधों में लिखा क्या है कि अध्यादेश उन दशाओं में जारी हो जाएंगे जबकि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया या राज्यपाल का यह समाधान हो गया है। राष्ट्रपति का समाधान हो गया अनुच्छेद 123, राज्यपाल का इस ढंग का समाधान हो गया अनुच्छेद 213। लेकिन दोनों जगह लिखा यही है कि राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो गया या राज्यपाल का ऐसा समाधान हो गया, कि ऐसी दशा विद्यमान है जिसमें अध्यादेश का प्रख्यापन यानी प्रोमलगेशन यह होना चाहिए, और संसद के या विधानमंडल के जो सत्र हैं वो चल नहीं रहे, हाउस इन सेशन नहीं है। दो स्थितियां जिनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह समाधान हो जाए, और दूसरा हाउस इन सेशन नहीं होने चाहिए। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का ऐसा समाधान किन दशाओं में होना चाहिए, इस संबंध में कोई स्थिति मौजूद ही नहीं। क्या कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थितियां विद्यमान है जिनमें अध्यादेश का प्रख्यापन जरूरी हुआ है, तो वो अध्यादेश जारी कर देंगे। अब किन्हीं भी स्थितियों की चर्चा हुई नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अध्यादेश के माध्यम से उस समय जबकि कानून नहीं बन सकता नॉर्मल प्रक्रिया से, यानी जो सामान्य विधायी प्रक्रिया है कानून बनाने की, वो चल ही नहीं सकती,
क्योंकि संसद के या विधानमंडल के सत्र ये चल नहीं रहे और कानून बनाने का हक सिर्फ उन्हीं को है। तो अगर पोजीशन ये है तो आप जो कुछ बनाएंगे कानून की जगह पर काम चलाने के लिए, उसी को तो अध्यादेश कहा है, वही तो अध्यादेश कहलाएगा जो सिर्फ काम चलाने के लिए बनाया जाएगा। और अगर लेजिस्लेचर इन सेशन होती तो लेजिस्लेचर के ऊपर कानून बनाने के संबंध में सिर्फ संविधान द्वारा अधिरोपित सीमाएं यही हैं। इसके अलावा कोई सीमा लेजिस्लेचर की कानून बनाने की शक्ति पर है ही नहीं। और कानून किन विषयों को लेजिस्लेचर बना सकती, किन विषयों पर बना सकती, इस संबंध में आप जानते हैं कि संविधान में क्या है, 7वीं अनुसूची है और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, और 3 सूचियों में सारे विषय स्पष्ट कर दिए गए कि उनके संबंध में वो कानून बना सकता है। विधायी शक्तियां उन्हें कहां से प्राप्त होती हैं, यानी इनेक्ट करने की, यानी विधायन के विषय ये कहां वर्णित है, 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची के विषयों पर वे विधायन कर सकते हैं, इस ढंग की ताकत उन्हें कहां मिली है, 245, 246, 247, 248 या 249, 50 आदि आदि, कहां तक मेरा ख्याल है 258 या 259 तक। विधायन की प्रक्रिया क्या होगी, किस ढंग से विधायन चलेगा, यानी लेजिस्लेशन की प्रक्रिया क्या होगी, लेजिस्लेशन की शक्ति कहां, 245 टू 259। लेजिस्लेशन के विषयों का वर्णन कहां, 7वीं अनुसूची, 3 सूचियां। लेजिस्लेशन की प्रक्रिया, इसका वर्णन कहां, तो हम लोग जब केंद्रीय स्तर पर देखते हैं तो 107, 108 से लेकर के 117 वहां तक, और जब यही स्थिति राज्यों के संबंध में आती तो 197, 198 से लेकर के 200, 201, और फिर विधायी प्रक्रिया शुरू हो जाती 202 से लेकर के, तो ये कहां तक जाती, मेरा ख्याल है 207, ये 206 तक जाती है। तो विधायी प्रक्रिया यहां, विषय वहां, और शक्ति 245 टू 259, ये विधायन के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और इन सीमाओं के भीतर रहते हुए लेजिस्लेचर किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगर नहीं बना सकती या लेजिस्लेशन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध है तो केवल इन्हीं प्रोविजंस के अंतर्गत है, इसके अलावा कोई प्रतिबंध है नहीं। और हमने आपको कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी विधिक व्यवस्था में 2 प्रकार के कामों को करता है। एक, वो कोई भी काम करने की शक्ति ये राज्य के अंगों को प्रदान करता है, और दूसरा, वो राज्य के अंगों की शक्ति पर प्रतिबंध ये भी लगाता है। और ये सामान्य जो जीवन है इसमें भी सच है कि अगर कोई काम करने की आपको ताकत दी गई है और ये कहा गया कि आप इस काम को इस ढंग से कर सकते हैं, तो ये भी कहा गया कि आप इस काम को इस ढंग के अलावा किसी अन्य ढंग से नहीं कर सकते, ये सामान्य जीवन का सत्य ये भी है। तो जहां तक ऑर्डिनेंस का सवाल है, जब ऑर्डिनेंस के संबंध में यह कह दिया कि ये स्थितियां हो तभी ऑर्डिनेंस जारी हो सकता, इसका मतलब यह भी कह दिया कि ये स्थितियां न हो तो भी तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। अब आप विधायन के संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे तो उनमें जो बातें कही गई उनको छोड़कर विधायिका की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और
अध्यादेश ये उस दशा में लाया जाएगा जबकि कानून बनना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अध्यादेश पर भी वही सीमाएं लग सकती हैं जो कानून पर लग सकती हैं। इसके अलावा अध्यादेश पर कोई सीमा नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अध्यादेश पर सिर्फ वही सीमाएं हो सकती हैं जो सीमाएं कानून बनाने की शक्ति पर हो सकती है। और कानून बनाने की शक्ति के संबंध में विधायिका, इसके ऊपर प्रक्रिया संबंधी या विषयों संबंधी ये प्रतिबंध तो हैं, लेकिन इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी विधायिका किस विषय पर कानून बनाएगी और किस विषय पर नहीं बनाएगी, ये विषयों के हिसाब से तो तय किया जा सकता है। यह तो देखा जा सकता है कि संबंधित विधायिका को संबंधित विषय पर कानून बनाने की ताकत थी या नहीं थी, यह तो देखा जा सकता है। लेकिन संबंधित विषय पर अगर उसे कानून बनाने की ताकत है और उसने कानून बनाया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यह कानून हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उसे ताकत है, वो बनाएगी। तो ये सारी बातें अध्यादेश के संबंध में भी सत्य है, क्योंकि अध्यादेश उस वैक्यूम को भरने के लिए लाया जाता है जिसे अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस जारी होना कहते हैं। जबकि ऐसी दशा विद्यमान है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का समाधान है कि कानून बनना चाहिए, लेकिन बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो कानून बनाने की अथॉरिटीज हैं, जो कानून बनाने की मशीनरी है, वो इन सेशन ही नहीं है, चल ही नहीं रही। ऐसी दशाओं में, ऐसी आपात की दशाओं में, इसे आपात की दशा ही कहा जाएगा कि एक सिचुएशन मौजूद है, उससे निपटने के लिए ऑर्डिनेंस चाहिए। ठीक है, उससे निपटने के लिए ऑर्डिनेंस चाहिए, ये तो नहीं कहना चाहिए, उससे निपटने के लिए कानून चाहिए, क्योंकि सरकार बिना कानून के चल नहीं सकती और कानून बन नहीं सकता, क्योंकि हाउस सेशन में नहीं है। और हाउस को अगर हम सेशन में लाएं तो सेशन में लाने की भी अपनी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया बनाने का हक किसे? स्वयं हाउस को है। ठीक है, हाउस ने अपनी प्रक्रिया के नियम बना रखे हैं कि इतने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, एजेंडा तय होगा। ठीक है, सारे दलों की मीटिंग होगी। आप देखें, कभी भी जब सेशन चलने को होता है तो आता है अखबारों में कि लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो उनकी प्रक्रिया के अपने नियम हैं। उस प्रक्रिया से हम सत्र चलाएं तो समय लगने वाला। फिर यह कुत्ता नहीं है कि लोकसभा कितने दिन रोकेगी, राज्यसभा कितने दिन रोकेगी, ये कुत्ता नहीं है। असहमति हो गई तो ज्वाइंट सेशन आएगा। यद्यपि राज्य के विधानमंडलों में अगर स्थिति है तो यहां ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम से कम विधानसभा, चलो विधान परिषद ये 3 महीने रोक सकती है, लेकिन विधानसभा तो कितने समय भी रोक सकती है। और कानून की जरूरत तुरंत हो रही है। तो ऐसी आपात की दशा में कानून कहां से आए, इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। काहे का? ऑर्डिनेंस जारी करने का। और ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत किसे दे दी? सरकार को। आप कहेंगे सरकार को नहीं, वो तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी। तो आपको मालूम है, मूर्खों को छोड़कर पूरी दुनिया ये बात जानती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो ताकत दी गई उसका इस्तेमाल सरकार करेगी, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह के कुछ भी नहीं करेंगे, सिवाय उन कामों के जहां परिस्थिति स्वयं यह अपेक्षा उनसे कर रही है कि वे अपने विवेक से काम करें। यह संविधान में अभिव्यक्त रूप से यह उपबंधित है कि वे अपने विवेक से काम करें। और ऐसी सिचुएशंस राष्ट्रपति के संबंध में तो
ढूंढने से एक मिलती है कि जब वो हाउस को डिसॉल्व करने का निर्णय लें, ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अल्पमत में है, और यह प्रधानमंत्री का मनोनयन करें। और राज्यपाल के संदर्भों में केवल 200 की सिचुएशन जब हो, यानी कोई ऐसा कानून बना हो विधानमंडल के द्वारा राज्य के कि उससे हाईकोर्ट की शक्तियों पर विपरीत असर आता हो, या संबंधित राज्य की जनता पर या पूरे देश के हितों पर विपरीत असर आता हो, तो राष्ट्रपति इसके विचार के लिए वे आरक्षित कर सकते हैं विधेयक बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, और बाकी मुख्यमंत्री इसके मनोनयन में या हाउस को डिसॉल्व करने में या अनुच्छेद 356 की सिफारिश करने में वे स्वयं अपने विवेक से काम करने को अपेक्षित हैं। अदरवाइज सदा और सर्वदा मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से ही काम करेंगे। तो जो ताकत राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई, वो ताकत अंततः किसके द्वारा इस्तेमाल होगी? सरकार के द्वारा। तो ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत किसको? राष्ट्रपति या राज्यपाल को। कब? जब उन्हें लगे कि ऐसी स्थितियां विद्यमान है। सीमा क्या? ठीक है, तो वही जो कानून बनाने के संबंध में सीमाएं हैं, वही सीमाएं उनके ऊपर है, बस प्रक्रिया बदल जाएगी। ठीक है, बस प्रक्रिया बदलेगी, यानी कानून बनाने के लिए 107, 108 ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, या फिर 197, 198 ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ये यूं कहें, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति उन्हें 123 और 213 से मिल रही, जबकि कानून बनाने की शक्ति 245 से 259 तक के प्रावधानों से मिल रही है। तो शक्ति का स्रोत, प्रक्रिया ये जरूर बदलती है, लेकिन जहां तक विषयों का सवाल है, विषय वही रहेंगे जो विधायन के विषय के रूप में संबंधित विधायिका को प्राप्त है। ठीक है, विषयों के दृष्टिकोण से या इन प्रक्रियागत स्रोतों, ठीक है, शक्ति के स्रोतों और प्रक्रियागत विशेषताओं को छोड़कर अन्य कोई प्रतिबंध उनकी शक्ति पर ऑर्डिनेंस जारी करने के संबंध में है ही नहीं। ठीक है ना, उनका अपना समाधान है कि ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं कि ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए उन विषयों के संबंध में जिन पर उन्हें विधायन की ताकत है। यह समाधान किसका है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का, और हाउस इन सेशन नहीं। तो आपात की दशा है और इसमें वे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिसका वही बल और प्रभाव होगा जो विधायिका के कानून का है। यह कानूनी स्थिति है। इसका मतलब यह हुआ कि वे स्थितियां विद्यमान हैं या नहीं जिनमें ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए, इसे तय करने का हक किसे दिया गया? राष्ट्रपति या राज्यपाल को। और इसका न्यायिक पुनरीक्षण कि वे स्थितियां विद्यमान थी या नहीं जिनमें ऑर्डिनेंस जारी किया जाता, यह तय करने का काम किसके पास था? राष्ट्रपति और राज्यपाल का। इसमें न्यायिक हस्तक्षेप मना है। अब तक जितने केस लॉ उपलब्ध हैं इस विषय पर, जब जब चुनौती दी गई कि ऑर्डिनेंस जारी नहीं होना चाहिए था, ऐसी स्थितियां विद्यमान नहीं थी जिनमें ऑर्डिनेंस जारी होता, तब तक कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत विधायिका इसके द्वारा कानून बनाने के समान है, इसलिए हम उन स्थितियों की जांच नहीं करेंगे जिनमें यह हम तय करें कि वे स्थितियां विद्यमान थीं या विद्यमान नहीं थीं। इन स्थितियों की जांच हम नहीं करेंगे। हम केवल जो जांच करेंगे वो केवल लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा। और वो जुडिशियल रिव्यू क्या होगा कि अगर इस विषय पर संबंधित विधायिका ने कानून बनाया होता तो क्या वो संविधान सम्मत होता, यानी संविधान
में जो कानून बनाने की या ऑर्डिनेंस जारी करने की प्रक्रिया दी गई है, यानी अगर आप ये कहें कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट देखेंगे। वो ये देखेंगे कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विधायिका को ये कानून बनाने की ताकत थी या नहीं। अगर थी तो क्या प्रक्रिया का पालन हुआ, जिस ढंग से कानून बनना चाहिए क्या उसी ढंग से बना। अगर इस सब में कोई कमी पाई जाती है तो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन कानून बनाना समीचीन था या नहीं, यानी स्थितियां ऐसी थी या नहीं कि वो कानून बनाया जाए, यानी जो लिखा होता है इट इज एक्सपीडियंट, ये शब्द जो कानूनों में लिखा होता है कि ये समीचीन है कि कानून बनाया जाए, तो कानून की समीचीनता इसको तय करने का काम लेजिस्लेचर का है। इस पर कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। और यही बात उन्होंने लेजिस्लेशन के संबंधों में भी कही है कि हम यह तय नहीं करेंगे कि समीचीन अध्यादेश जारी करना था या अध्यादेश जारी करना समीचीन नहीं था, यह हम बिल्कुल तय नहीं करेंगे। हम वही देखेंगे जो हम एक्ट के संबंध में देखते हैं, अर्थात अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया बताई गई उसका पालन हुआ या नहीं। क्या अध्यादेश उसी विषय पर है जिस पर लेजिस्लेचर कानून बना सकती है। प्रक्रिया जो दी गई उसी ढंग से बना, केवल इतना ही देखेंगे। हम एक्ट की समीचीनता नहीं देखते, इसलिए हम ऑर्डिनेंस की भी समीचीनता नहीं देखेंगे। एक्ट बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए, लेजिस्लेचर जाने। ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर जाने। लेकिन ऑर्डिनेंस कितने बार जारी हो, चलिए समीचीनता आप चेक नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस कितने बार जारी हो, कॉन्स्टिट्यूशन इस विषय पर मौन है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि एक बार जारी होगा तो उसका प्रभाव 6 महीने बना रहेगा, और 6 महीने के बाद लेजिस्लेचर उसे 6 सप्ताह के अंदर पारित करे, तभी वो अस्तित्व में रह सकता है, अन्यथा की दशा में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो 6 महीने ऐसे अस्तित्व में रहेगा, और 6 महीने के बाद 6 सप्ताह के अंदर लेजिस्लेचर पारित करे, यानी कुल मिलाकर 7.5 महीने। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि एक बार जारी किया तो 7.5 महीने। इस विषय पर कॉन्स्टिट्यूशन मौन है कि क्या 7.5 महीने गुजरने के बाद दोबारा से ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है या नहीं हो सकता। इस विषय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है मौन है, और इसी बिंदु पर उन्होंने फायदा उठाया है जो आजकल संविधान बचाते हैं। बिहार में, और बिहार का स्पेसिफिक नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वहां इस प्रक्रिया का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ तो पूरे देश में, लेकिन सर्वाधिक दुरुपयोग इस प्रक्रिया का कहां हुआ, बिहार में। कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई कानून हो, आपसे हमने कई बार चर्चा की है कि कानून लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर कानून के मुताबिक काम कर रहे हो तो आप अच्छे आदमी नहीं हो। आप कानून की भावना के मुताबिक काम कर रहे हो तब आप अच्छे आदमी हो। आप 33% मार्क्स से पास हो गए तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। जब आप 99% मार्क्स से पास होते हैं तब आप अच्छे विद्यार्थी हो, ठीक है। तो कानून की भावना के मुताबिक, कानून की भावना क्या है कि कानून लेजिस्लेचर बनाएगा। अगर कोई आपात की दशा है, यानी संसद के सत्र या विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे हैं, कानून की जरूरत है, क्यों, ऐसी स्थितियां विद्यमान है,
समाधान हो गया राज्यपाल या राष्ट्रपति का। तो फॉर द टाइम बीइंग ऑर्डिनेंस जारी कर लिया जाए जिसका बल और प्रभाव वही हो, जो बल और प्रभाव कानून का होगा। लेकिन चूंकि कानून भिन्न प्रक्रिया से बनता है, ऑर्डिनेंस भिन्न प्रक्रिया से बनता है, कानून जब बनेगा तो लेजिस्लेचर की भूमिका होगी और लेजिस्लेचर में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे होंगे। कानून सोच समझ कर बनता है, कानून के बारे में जनता में चर्चा चलती है, जबकि ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव जारी करेगी और एग्जीक्यूटिव जारी करेगी ये भी सिर्फ कहने की बात है। इनफैक्ट तो ये आईएएस जारी करेंगे जिन्हें जनता से घिन आती है। आप नेताओं को गाली चाहे जितनी दें, लेकिन अगर नेता नहीं होंगे तो आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। जरा किसी आईएएस अफसर से या किसी आईएएस छोड़िए, किसी अफसर से, वेदर ही इज अ जुडिशियल अफसर और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जरा उनसे मिलकर देखिए। लॉर्ड डलहौजी का नौकर जो बताता होगा मिलने आने वालों को, वही आपको सुनने को न मिले तो हमें बताइएगा। बताया जाएगा साहब नहा रहे हैं, साहब खाना खा रहे हैं, साहब कुत्ते को घुमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक वही बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ये नेता हैं जो अगर न हो, ठीक है, तो आप जी नहीं पाएंगे। अब गालियां होने चाहिए जितनी ना, जो मनाए सो कहें, वो सुप्रीम है, इसीलिए ये कुछ अंकुश में रहते हैं। तो इनफैक्ट तो ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव द्वारा भी जारी नहीं होता, इनफैक्ट तो इन आईएएसओं द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें जनता से, ठीक है, कुछ बदबू आया करती है, उनसे तैयार होता है। ठीक है, जो आपसे मिलना नहीं चाहते, जो ये मानते हैं कि वो कुछ सुपर होकर पैदा हुए हैं, दे आर बॉर्न टू रूल, ठीक है, वो शासन करने के लिए पैदा हुए, आप शासित होने के लिए पैदा हुए, जिनकी मान्यताएं ये हैं, उनके द्वारा ऑर्डिनेंस जारी होता है। यद्यपि उस पर नियंत्रण सरकार का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जवाबदेह तो सरकार होगी। ठीक है, ये तो तय है। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव या सरकार का नियंत्रण उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर में बने तो स्थिति ज्यादा डिफर होगी, क्योंकि फिर अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों में चर्चा चलेगी, वो सारी बातें पहुंचती तो हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक चर्चा चले वो उन तक न जाए, जाती ही है। तो संबंधित प्रावधान संशोधित हो सकते हैं जिसकी सुविधा ऑर्डिनेंस में नहीं है। तो आप वही बल और प्रभाव ऑर्डिनेंस को दे रहे हैं जो एक्ट को दे रहे हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा एग्जीक्यूटिव द्वारा घोषित ऑर्डिनेंस के संबंध में नहीं है जितनी सुरक्षा लेजिस्लेचर द्वारा एक्ट बनाने के संबंध में है। इसीलिए ऐसा प्रावधान रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑर्डिनेंस, इसका प्रभाव सिर्फ अधिकतम 7.5 महीने हो सकता है, 6 महीने वैसे, और 6 सप्ताह के भीतर संबंधित विधायिका से पारित होना चाहिए। अधिकतम 7.5 महीने, क्योंकि यह विधि का बल और प्रभाव रखता है, नो डाउट, लेकिन गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उतना बेहतर नहीं होता जितना बेहतर एक्ट होता है। और फिर वी हैव एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, हमने संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया। तो संविधान भी यही चाहता है कि अधिनियम किससे आए, यानी वो चीज जो कानून मानी जाए वो अंततः लेजिस्लेचर से आए, वो एग्जीक्यूटिव से ना आए। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये भी अपनाना चाहिए।
और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही है कि एज पर नाम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो कहते हैं ना कि नाक छूकर चले आना, ऐसा नहीं करेंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहता है वो करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर खामी है, ठीक है, तो उसका लाभ नहीं उठाएंगे, बल्कि खामी को इस प्रकार से देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इन टोटल भावना है उससे आपका जो कार्य है वो संगत बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की भावना क्या है? विधायी का कानून बनाए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उससे निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस घोषित कर ले। संविधान की भावना ये संविधान की खामी है कि 123 और 213 में ये नहीं लिखा। ये तो लिखा कि एक बार ऑर्डिनेंस जारी होगा तो अधिकतम 7.5 महीने तक ही प्रभावी होगा, उसके बाद किसी सूरत नहीं, ये तो लिखा है। लेकिन क्या दोबारा उसी विषय पर ऑर्डिनेंस आ सकता है? और क्या तिबारा आ सकता है? और कुल कितनी बार आ सकता है? यह नहीं लिखा। तो यह खामी है, इस खामी का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर आप अच्छे आदमी हो तो, बल्कि आपको इस खामी के संबंध में उस प्रकार से सोचना चाहिए कि अगर प्रोविजन किया जाता तो क्या किया जाता। ठीक है ना? अगर फ्रेमर्स ने वाकई नंबर ऑफ इशुएंस इसको तय करना चाहा होता तो क्या तय किया होता? तो उन्होंने तय किया होता कि एक ही बार आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, फिर एक्ट बनाइए। ठीक है, अगर उन्होंने चाहा होता तो यही चाहा होता। लेकिन आपने वो जो आजकल संविधान बचाते हैं 1967 से लेकर 1989 तक 250 से ऊपर ऑर्डिनेंस बिहार में जारी किए, और एक ऑर्डिनेंस 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सिर्फ ऑर्डिनेंस से काम चलाया है। 7.5 महीने एक बार में रहेगा, फिर ऑर्डिनेंस और 14 वर्ष। अब कोई आपात स्थिति 14 साल चलेगी, यह नहीं माना जा सकता। इसका मतलब आप अधिनियम बनाना ही नहीं चाह रहे, आप एक्टों से काम चलाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बनाना चाह रहे? ये भी तो सवाल है। क्यों नहीं बनाना चाह रहे? इसलिए नहीं बनाना चाह रहे कि आप अपने चहेतों को सरकार में अच्छे स्थानों पर, लाभदायक स्थानों पर नियुक्त करना चाह रहे हो, और नियुक्तियां सिर्फ कानून से होंगी। और अगर आप इस ढंग का कानून लाओ तो फजीयत हो जाएगी आपकी, इसलिए आप कानून ला ही नहीं रहे। आप ऑर्डिनेंस दर ऑर्डिनेंस ये चला रहे हो। और ये स्थिति अति जब हो गई तब वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमने नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। ठीक है, हम नहीं कह रहे वो, और वो लिखी हुई है, उसे पढ़ा जा सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को वेहेमेंटली क्रिटिसाइज किया है, इसकी कड़ी निंदा की है। वाधवा इसका डीसी वाधवा है या क्या है, पूरा नाम हम भूल गए। इतना प्रसिद्ध मुकदमा है कि हर किताब में दिया है, वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें वेहेमेंटली क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को। ठीक है, तो वाधवा क्या है यह अभी हम बात करेंगे। जो वाधवा की फैक्चुअल सिचुएशन है उसमें किया क्या, जो बिहार में संस्कृत के स्कूल थे उनको ग्रांटेड एड इस पर ले लिया, यानी शासकीय सहायता उनको मिल गई थी। अब शासकीय सहायता जिन विद्यालयों को मिल जाती वहां तनख्वाहें तो जबरदस्त हो ही जाती है। उसके बाद उन विद्यालयों को क्या किया, गवर्नमेंट
ने अपने विद्यालय घोषित कर दिया, यानी वो सारे कर्मचारी शासकीय कर्मचारी हो गए, जैसे यहां शिक्षा मित्रों का कर रहे थे। बिल्कुल सेम प्रैक्टिस है। कंपटीशन कराएंगे ही नहीं। ठीक है, आप मैनेजमेंट के स्कूल, ये कहने भर को होता है, सिर्फ कहने भर को, कि जो मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं उनमें नियुक्तियां, ठीक है, सब इंटरव्यू और फलाना और ढिमाका, ये सिर्फ कहने भर का होता है। बाकी कैसे होती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है ना। जो यूनिवर्सिटीज वहां नियुक्तियां कैसे होती हैं ये सबको मालूम है, सबको। इनके मोदी के आने के बाद जो डिग्री कॉलेजेस हैं इनमें नियुक्तियां तब भी फेयर हुई हैं क्योंकि इनमें अब कंपटीशन शुरू हुआ है। ठीक है, इन्हीं ने शुरू किया। अदरवाइज तो डिग्री कॉलेजों में पूरी शिक्षा व्यवस्था का नाश ही इसीलिए हो गया क्योंकि वहां प्रक्रिया ही ऐसी रखी गई है कि सिर्फ अपने चहेते भर्ती होंगे, बाकी कोई होगा ही नहीं। और यूनिवर्सिटीज में तो आज भी वही प्रक्रिया है कि वाइस चांसलर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, सिलेक्शन के नियम खुद बना लेंगे। और जो हायर एजुकेशन है इसका तो दुर्भाग्य ही यही है, घर में एक प्रोफेसर हो जाए उसके बाद प्रोफेसरों की लाइन लग जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियुक्त तो हम ही को करना है। इंटरव्यू में स्वयं बृहस्पति बैठ जाएं तो भी वो बाहर हो जाएंगे, सेलेक्ट वही होंगे जो वाइस चांसलर के घर में पानी भरते होंगे। बातें बहुत कड़वी हैं, हो सकता है मुझे गालियां भी मिले, ठीक है, लेकिन सही यही है। और डिग्री कॉलेजों में हायर एजुकेशन का रेड ही मार के रख दी। सारे एजुकेशन सिस्टम की इसी ढंग से रेड मारी गई है। कंपटीशन कराएंगे ही नहीं। हमने कहा ना, कंपटीशन बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आप जिस पर्पस से आदमी चाहते हो आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसी ढंग का होना चाहिए। ठीक है ना। आप चाहते क्या हो ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हमें अपॉइंट करना, तो कंपटीशन बेहतर प्रक्रिया नहीं है। वहां पता होना चाहिए कि आदमी में कानून के निर्वचन की क्षमता कितनी है, और वो तभी पता लगेगा जब 10 साल 5 साल वो एज ए जज या वकील काम करे, तभी पता लगेगा। लेकिन अगर वैसी स्थितियां नहीं तो फिर सिलेक्शन के प्रोसेस उसी ढंग से बनने चाहिए। तो जो वाधवा का मामला है इसमें भी ऑर्डिनेंस इसीलिए जारी किया गया था, और एक बार नहीं 14 साल लगातार ऑर्डिनेंस से ही काम चलाया गया। जैसे ही समय सीमा पूरी होती थी फिर दोबारा ऑर्डिनेंस जारी, और ये कह देते थे कि ऑर्डिनेंस में ही लिख देते थे जब दोबारा जारी करते थे कि पिछले ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो कुछ हुआ वो इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत किया गया है, ये मान लिया जाएगा। लगातार 14 साल। तब ये मामला चैलेंज हुआ, कहा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रॉड है, ये कपट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि आपको जो शक्ति है इसलिए दी गई है कि आपात की दशा में आप जो गैप है कानून का उसको भर सके। कोई आपात स्थिति 14 साल नहीं चल सकते। आपने ऑर्डिनेंस राज ये कायम किया है, ठीक है, उन्होंने ही किया है जो आजकल संविधान बचा रहे, क्योंकि बिहार में 89 तक और कोई शासन में था ही नहीं सिवाय उनके जो संविधान बचा रहे हैं, उनके अलावा कोई शासन में नहीं था वहां। ठीक है ना। 14 वर्ष लगातार यही स्थिति चली है, और तब वाधवा में ये कहा ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। तो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर म्यूट पॉइंट है उसका ऐसा लाभ उठा रहे हो जो बिल्कुल अनुमन्य नहीं हो सकता।
ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के मुताबिक चीजों को देखा जाएगा, जो निर्वाचन का तरीका है वो यही है कानून का, कि अगर जो विधायक थे कानून के, उन्होंने वहां पर प्रोविजन रखा होता तो क्या रखा होता, तो ये तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि उन्होंने ये कहा होता कि एट अ नंबर ऑफ टाइम आप लगातार और लगातार सिर्फ ऑर्डिनेंस से काम चलाएं, ये तो बिल्कुल नहीं माना कहा होता। उन्होंने कहा कि आपको हर कीमत पर 7.5 सप्ताह के बाद ये ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा, इसके बाद आपको कहां, लेजिस्लेचर में एक्ट बनाना ही होगा, अदरवाइज आपने जो कुछ कहा वो सब कुछ अवैध है। तो उन्होंने कहा कि पहली बार जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, पहली बार 14 साल आपने चलाया है, तो उनका पहली बार जब ऑर्डिनेंस आपने जारी किया था, केवल वो वैध, उसके बाद सब अवैध, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सब नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत में नहीं किए, क्योंकि 213 की जो ताकत है वो आपको आपात की ताकत देती है, और 7.5 महीने बाद भी आपात था, ये माना ही नहीं जा सकता। 14 साल आपात चला है, ये माना नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए पहला ऑर्डिनेंस वैलिड है, तो उस पहले ऑर्डिनेंस के आधार पर जिन लोगों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया वो तो हो गए शासकीय कर्मचारी, लेकिन बाद में जो, ठीक है, लगातार, क्योंकि आपने 14 साल चलाया तो इसीलिए ताकि लगातार अपने लोगों को शासकीय कर्मचारी आप बना सको विदाउट एनी, ठीक है, कंपटीशन। पहले मैनेजमेंट के स्कूल में, क्योंकि स्कूल भी मेरा ही, बस वो तो कहने भर को होता है कि सब इंटरव्यू वो फलाना और ढिमाका, वैसे कैसे होता है सबको मालूम, ठीक है। हम ही ने आपको रख लिया अपने स्कूल में, और उसके बाद ऑर्डिनेंस के माध्यम से आप सरकारी कर्मचारी हो गए, ठीक है। और इस ढंग से आप बिल्कुल अयोग्य होते हुए भी उन जगहों पर पहुंच गए जिन जगहों पर आप दूसरों के भाग्य विधाता हो जाएंगे, ठीक है। और क्या मजाक है कि आयोग की कॉपी चेक हो, उसमें भी गलतियां निकले, मजाक है ये। आयोग पेपर बनाए, उसमें भी गलतियां निकले, चलिए कभी निकल आए तो बात समझ में आती है, ये हर बार निकल रहा है, और अब तो पकड़ में आना शुरू हुआ, इससे पहले तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। पहली बार उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉपियां देखने को मिली हैं, इससे पहले देखने को ही नहीं मिली। लेकिन काम कैसा रहा या काम कैसा, ठीक है, काम ठीक हुआ या नहीं, ये काम के परिणाम को देखकर जाना जा सकता है, फिर ठीक है ना। अगर ठीक ही सब कुछ हुआ तो ये जो कॉलेजों में और सब जगह विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये उतने एफिशिएंट क्यों नहीं है जितने होने चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ही हुआ, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक है। काम के परिणाम को देखकर यह जाना जा सकता है कि काम ठीक हुआ था या नहीं। पहली बार ये ठीक है कॉपी देखना, और पहली बार कॉपी देखने को मिली तो आपने देखा कितनी फजीयत हुई है, ठीक है। पहली बार कॉपी देखने को मिली तो क्या फजीयत हुई, ये तो आपने देखा ही। इसी ढंग से ये सारा कुछ किया गया है। और तो ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है, इस पर प्रतिबंध ठीक वही है, और इसलिए जब भी इसके जुडिशियल रिव्यू का सवाल आया है तो कोर्ट ने यह कहा है कि हम अध्यादेश समीचीन था या नहीं, यानी वो परिस्थितियां मौजूद थी या नहीं जिनमें ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए था, इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम है कि समीचीनता ऑर्डिनेंस की, इसके बारे में वो स्वयं को संतुष्ट करें, और उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं। लेकिन प्रक्रियागत कि जिस ढंग से होना चाहिए उसी ढंग से है, जितने बार होना चाहिए उतने बार है, इस सब का जुडिशियल रिव्यू
होगा। ठीक है, और आज की स्थिति जब आपका एसआर बम्बई डिसाइड हो गया, हालांकि एसआर बम्बई ऑर्डिनेंस के संदर्भों में डिसाइड नहीं है, वो डिफरेंट कॉन्टेस्ट में डिसाइड है। ठीक है, उसका संदर्भ दूसरा है। उसका संदर्भ क्या है कि 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अगर किसी स्टेट में लगाया जाता है तो यह भी एग्जीक्यूटिव एक्ट है। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा रहा है, और कब लगाया जाता है? जबकि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता। यह राष्ट्रपति का समाधान हुआ है। राष्ट्रपति का समाधान कैसे हुआ इस पर बात नहीं की है। उनके समक्ष रखे गए मटेरियल से अगर उनका यह समाधान हो जाता है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का मत आया है कि ठीक है, जो मटेरियल रखा गया राष्ट्रपति के समक्ष है वो हम देखेंगे कि क्या मटेरियल रखा गया, और उस मटेरियल के आधार पर हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मटेरियल के आधार पर किसी युक्तिसंगत मनुष्य का 1% भी यह समाधान हो सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता था। ये ठीक है कि हमें जो चीज 1% लगती है आपको 10% लगती है, इन्हें वो चीज 20% लगती है, ये अपने अपने स्वभाव की बात हो सकती है। लेकिन अगर मटेरियल से एक युक्तिसंगत मनुष्य को यह लग ही नहीं सकता कि कोई आपात की दशा विद्यमान थी, अर्थात राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, ये कोई सोच ही नहीं सकता, तब फिर राष्ट्रपति का समाधान पॉलिटिकल कंसीडरेशन से था। वास्तव में उनका कोई समाधान था ही नहीं, उन्होंने समाधान प्रदर्शित किया था, ये कहा जाएगा, और हम यह स्थिति चेक करेंगे। तो एसआर बम्बई यद्यपि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड है, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर ऑर्डिनेंस के संबंध में जब कहा गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो गया, अगर एसआर बम्बई के तर्क को पकड़ा जाए तो संभव है आगे उन परिस्थितियों के संबंध में भी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू आ जाए। आज जो जुडिशियल रिव्यू है ऑर्डिनेंस के प्रश्न पर, वो प्रक्रिया पर है, नंबर ऑफ, ठीक है, रीइश्यूएंस इस पर है, बाकी किसी विषय पर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एसआर बम्बई के आधार पर देखा जाए तो हो सकता है उन स्थितियों के संबंध में भी जुडिशियल रिव्यू आ जाए। ठीक है, तो आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इसलिए दी गई है, और इसके संबंध में 123 जो आपने केंद्रीय स्तर पर पढ़ा था, वही व्यवस्था राज्य के स्तर पर 213 में की गई। ठीक है, अब तो चूंकि राज्य के स्तर पर हो रही है, और बिल्कुल ठीक वही व्यवस्था है जो कानून के संबंध में है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का प्रभाव वही होगा जो कानून का है, तो फिर इस पर प्रतिबंध भी वही रहेंगे जो कानून के संबंध में है। आप जानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसका प्रभाव उच्च न्यायालय की शक्तियों पर पड़ने वाला हो, जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति उस पर न मिल जाए। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल अगर ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं और उस ऑर्डिनेंस का प्रभाव यह है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना यह ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध ठीक वही रहेंगे। लेजिस्लेचर कोई ऐसा एक्ट नहीं बना सकती जो कि भारत की जनता या उस राज्य की जनता के हितों के विपरीत हो, और अगर राज्यपाल को यह लगता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेंगे, तो वो शक्ति ऑर्डिनेंस के संबंध में भी रहेगी। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो संभवतः आर्टिकल आएगा 258 या 259A होगा, और भी नंबर कोई और भी हो सकता है। उसमें यह लिखा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाता है तो समवर्ती सूची के विषय पर बनाया गया, और वो केंद्र के
मौजूदा किसी कानून के विरोध में आने की संभावना है तो उसके संबंध में भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। लेकिन वो अनुमति बाद में भी मिल जाए तो मान लिया जाएगा कि वैसी अनुमति उनके द्वारा पूर्व में दे दी गई थी। तो ये सारे प्रतिबंध ऑर्डिनेंस के संबंध में भी लागू रहेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव ठीक वैसा ही होगा जैसा कानून का है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है, कानून स्थायी तौर पर प्रभाव छोड़ता है जब तक कि कानून को परिवर्तित न किया जाए या निरस्त न किया जाए, जबकि अध्यादेश अधिकतम 7.5 महीने। यद्यपि पूर्व में इस देश में 14 साल ऑर्डिनेंस राज ही कायम रखा गया है, ऑर्डिनेंस 14 साल चलाए गए, लेकिन वाधवा के बाद यह स्थिति कंट्रोल में आई है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहता उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यानी अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो दोनों सदन सत्र में होने चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। अगर सिंगल यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर इन सेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कानून बनाने की जो सामान्य प्रक्रिया है वो चल न रही हो और कानून की जरूरत हो तभी इस ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्यों, क्या कह रहा है, उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि इस समय को छोड़कर इस समय को छोड़कर मीनिंग देर भाई अगर ये समय है तो फिर आगे की बात चलेगी ही नहीं। आगे की बात चले इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है कि विधानमंडल के दोनों सत्र अगर बाइकैमरल है तो दोनों सदन सत्र में नहीं होने चाहिए, और यूनिकैमरल है तो सदन सत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोड़कर यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, इन परिस्थितियों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, परिस्थितियों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन एसआर बम्बई के कॉन्टेस्ट में अगर बात करें तो हो भी जाना चाहिए। ठीक है ना, तो कहता है ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। इट इज एक्सपीडिएंट टू टेक सम एक्शन बिकॉज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कमस्टांस इज प्रेजेंट। ठीक है ना, तो ये है या नहीं इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित करेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। ठीक है ना, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये कब दो चीजों के अधीन हो गई, एक तो हाउस सेशन में नहीं होने चाहिए और दूसरा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके बारे में उनका समाधान हो गया है कि इस शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए और अध्यादेश प्रख्यापित होना चाहिए। दो चीजें आ गई 213 सबसेक्शन 1 से। अगर करते हैं, ठीक है, अध्यादेश प्रख्यापित तो उस पर प्रतिबंध उनकी शक्ति पर क्या है। ठीक है, तो वो जो कानून बनाने की शक्ति पर प्रतिबंध है वही प्रतिबंध परंतु के बाद यहां लगाए गए 213 सबसेक्शन 1 में परंतु के बाद प्रतिबंध वही कहता, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनः स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के उपबंधों के अनुसार होगी। ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर अगर ये बनाना चाहें तो पूर्व मंजूरी की अपेक्षा विधेयक पुनः स्थापित किए जाने से पहले ही जरूरत होती है, तो वो मंजूरी बाद में भी मिल जाए तो मान लिया जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी पहले ही, लेकिन लेनी पड़ेगी आपको, तो ऑर्डिनेंस जारी करने के संबंध में भी वही स्थिति रहेगी। ठीक है, या वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता था। ठीक है, वैसे हर उपबंध अंतर्विष्ट करने वाला राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अविधिमान्य होगा जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई। यही स्थिति विधेयक के संबंध में, जब तक
राष्ट्रपति की अनुमति की अगर जरूरत है तो जब तक मिल न जाए तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो ऑर्डिनेंस के संबंध में भी वो स्थिति रहेगी, ठीक है ना। सबसेक्शन 2 कहता है इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित आदेश का वही बल और प्रभाव होगा। अब इफेक्ट बता रहे हैं कि अध्यादेश का प्रभाव क्या होगा, जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु ऐसा अध्यादेश अब बता रहे हैं कब तक प्रभावी रहेगा। समय सीमा कहता है राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले सदनों में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः संवेत होने से 6 सप्ताह, अधिकतम कितना 6 वीक अधिकतम है ये, आप पहले ही दिन पारित करा लो, ठीक है, तो विधेयक बन जाएगा और 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर आपने विधेयक के तौर पर उसे पारित नहीं करा लिया। हां ये ठीक है कि लेजिस्लेचर 6 सप्ताह पहले, ठीक है, पूरे होने से पहले ही पास ना करे बल्कि डिसअप्रूव कर दे, ठीक है, डिसअप्रूव कर दे, पास कर दे तो बन जाएगा 6 सप्ताह के भीतर। पास नहीं किया तो 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिकली खत्म। लेकिन विद इन 6 वीक लेजिस्लेचर स्वयं उसे डिसअप्रूव कर दे तो 6 सप्ताह से पहले भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है, यानी अनुमोदन का पारित कर दे तो बात खत्म हो गई, लेकिन अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद है तो वह उससे सहमत हो जाती है तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर यह विधान परिषद द्वारा संकल्प के सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फिर तो एक्ट ही आ गया, फिर अध्यादेश का मतलब ही नहीं बचा। और राज्यपाल किसी भी समय, यानी एग्जीक्यूटिव चाहे तो किसी भी समय, अभी जारी किया महीने भर और फिर वापस ले लिया, एग्जीक्यूटिव की ताकत पर कोई अगर वापस न ले तो अधिकतम 7.5 माह, वापस ले बीच में तो बात ही खत्म हो गई। हाउस इन सेशन आ गया, 6 सप्ताह से पहले डिसअप्रूव कर दिया, बात खत्म हो गई। अधिकतम 6 सप्ताह बीत गए, ना अप्रूव किया ना डिसअप्रूव, तो डिसअप्रूव कर दिया ये मान लिया जाएगा फिर भी खत्म, ठीक है। तो कानून की यानी संविधान की जो मंशा दिखाई देती है वो अध्यादेश के पक्ष में नहीं दिखाई देती। काम चलाऊ व्यवस्था के तौर पर इसे मान्यता देने को संविधान तैयार दिखता है, शेष नहीं, ठीक है। स्पष्टीकरण कहता है जहां विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः संवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं तो उस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से जो पश्चातवर्ती हो की जाएगी, ठीक है ना। यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। अधिकतम तो 6 ही महीने रहेगा, अधिकतम तो 6 महीने, और 6 महीने बाद दोनों सदनों की बैठक होगी ही होगी क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है। 6 महीने से ज्यादा तो विधानसभा के सत्र या विधान परिषद का सत्र स्थगित रह ही नहीं सकता, यानी 6 महीने के बाद सत्र हाउस सेशन में तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो 6 सप्ताह की अवधि की गणना है वो अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो बाद में जो सदन सत्र में आया है उससे 6 सप्ताह की गणना की जाएगी, ठीक है। 6 महीने के अंदर तो आ ही जाएगा, दोनों सदन आ जाएंगे 6 महीने के अंदर सत्र में। 6 महीने से ज्यादा कोई सत्र स्थगित रह ही नहीं सकता, डेट डिफरेंट हो सकती है। तो जो बाद वाला सदन सत्र में आएगा वो भी 6 महीने से ज्यादा स्थगित तो रह ही नहीं पाएगा, 6 महीने के भीतर तो आ ही जाएगा। बाद वाला जो पहला वाला 4 ही महीने में आ गया, दूसरा वाला 6 महीने में आया, ठीक है ना। तो आप 4 महीने से नहीं गणना करेंगे, 6 महीने से गणना करेंगे। जो लेट आएगा सदन सत्र में उससे 6 सप्ताह, यानी अधिकतम हर कीमत पर सिर्फ 7.5 महीने इसकी अवधि रह सकती है, इससे अधिक किसी सूरत नहीं। अच्छा, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो वहां तक अध्यादेश शून्य होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा अधिनियम आप बना दोगे
यानी राज्य की विधायिका कोई ऐसा अधिनियम बनाती है, ठीक है, जिसे राज्यपाल भी अनुमति दे देते हैं, यानी राज्य की विधायिका जो अधिनियम नहीं बना सकती वो अध्यादेश आपने जारी कर दिया तो अध्यादेश शुरुआत से ही शून्य है। कहता है ना, यदि और वहां तक जहां इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता, यानी अगर एक्ट बनता उसी ढंग का तो वो शून्य होता, नहीं बन सकता था, तो वैसा अध्यादेश भी शून्य होगा, क्योंकि कानून के सब्स्टिट्यूट के रूप में यह है। तो जो कानून से नहीं हो सकता या जो कानूनी नहीं बन सकता वो अध्यादेश भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये उन्होंने क्लियर यहां पर कर दिया, न करते तो भी बात वही थी। परंतु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के जो संवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव से संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजन के लिए यह है कि कोई अध्यादेश जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है, राज्य के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया और जिसे उसने अनुमति दे दी है। यानी वही बात कि संवर्ती सूची पर अगर बना रहे हैं, ठीक है, अध्यादेश संवर्ती सूची के विषय पर जारी कर रहे हैं और वो अध्यादेश ऐसा है जो उनके यानी केंद्र के पहले से मौजूद किसी कानून के बाद भी जारी किया जा रहा है, तो अगर अधिनियम बनाया होता तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उन्हें चाहिए होती। तो इस अध्यादेश के संबंध में भी वही स्थितियां लागू रहेंगी, उन्हें पूर्व अनुमति चाहिए होगी और राष्ट्रपति की अनुमति नहीं तो नहीं, अदरवाइज बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक उन्हीं स्थितियों के जैसी स्थिति यहां है। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में वहां थी राष्ट्रपति की और ये राज्यपाल की। अब हम लोग, ठीक है, स्टेट जुडिशरी पर बात करेंगे, देखिए